नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। होप आप सभी का एसबीआई का एग्ज़ाम अच्छा चलता होगा। मुझे ये पेपर को रिकॉर्ड करने में एक्चुअली रिकॉर्ड तो हुआ था, बट टेक्निकल रीज़न की वजह से ये थोड़ा लेट आप लोगों के पास आया, बिकॉज मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। इसमें स्पेशली हम चाहेंगे कि किस तरह से कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो लेंदी हो, डिफ़िकल्ट हो, ईजी हो, मॉडरेट हो, हम किस तरह से 20 मिनट्स में कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व 35 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स, ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो आज का सेशन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आप सबको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़िए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। इवन आप हमारे साथ प्री नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब भी करके रखिए। तो चलते हैं, आज का सेशन हम स्पेशल लेकर के आए हैं, एसबीआई का PYQ है, आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलो तो देखो, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन जो है, अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं तो कह रहा है मीनिंगफुल। जहाँ पे दिख जाए कि ये मीनिंगफुल वर्ड है तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो है डायरेक्ट लेटर को डिनोट कर रहा है, 3rd, 4th, उसके बाद 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। ये सारे के सारे लेटर को मिलाने के बाद कितने सारे मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। तो आपको इसमें आंसर करने का टेक्निक आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मान लो सपोज एक ही वर्ड बनता, जैसे कि LATE लेट, अगर एक ही बनता तो ये क्या कहता है, लास्ट लेटर फ्रॉम द राइट, तो ये आंसर करते। अगर मोर देन 1 वर्ड बनेगा, जैसे TALE, अब यहाँ पे मोर देन 1 वर्ड बन रहा है तो आंसर करने का टेक्निक बदल जाएगा। X एज अ आंसर इफ मोर देन 1 वर्ड फॉर्म, दैट मीन्स अगर ये 2 वर्ड बन गया तो इसका आंसर X हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ये वोकैब से रिलेटेड होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अल्फ़ाबेट पे है, अल्फ़ाबेट ओरिएंटेड है, अल्फ़ाबेट सीरीज पे सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं क्लरिकल एग्जाम में। तो हम पहला क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द एलिमेंट एट इवन नंबर पोजिशन, इवन नंबर पोजिशन मीन्स 2, 4, 6, 8, इस तरह के पोजिशन को रिमूव कर दो। उसके बाद विच ऑफ द एलिमेंट विल बी 4th पोजिशन फ्रॉम द राइट। आपको पता है कि हमारा राइट साइड ये है, इधर से चौथा कौन सा होगा। अगर आप इस तरह से हटाते हो तो इसको पूरे को काउंट करना, हटाना में भी थोड़ा सा लंबा टाइम जाता है। तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है। अगर ये कंप्लीट नंबर इवन होगा तो आपका आंसर का काउंट यहाँ से होगा 1, 2, 3 एंड 4। अगर ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑड होगा तो आपका काउंट यहाँ से होगा 1, 2, 3 एंड 4। दैट मीन्स आपका आंसर J हो सकता है या फिर T हो सकता है, और आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं है। और इसमें से कौन सा है, इसमें देखो T ऑप्शन इज अवेलेबल, सो योर आंसर T इज करेक्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम टू रिमूव द एलिमेंट, काउंट द एलिमेंट। दैट्स वाई ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात किया जाए, 3 इसी पे बेस्ड है। कहता है कितने ऐसे नंबर एंड लेटर, दोनों की बात किया है, नंबर एंड लेटर, जिसके पहले इमीडिएटली फॉलोड मीन्स क्या होता है, आफ्टर, या फिर हिंदी में देखा जाए तो जिसको आप बाद बोलते हो, कितने बाद में सिंबल आता हो। तो नंबर के भी बाद सिंबल चाहिए, लेटर के भी बाद सिंबल चाहिए। तो नंबर के बाद सिंबल 1, 2, 3, 4, अगेन 5। अब देखो यहाँ से लेटर के बाद भी सिंबल 6 और कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स योर आंसर 6 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एलिमेंट मीन्स एनी भी नंबर, सिंबल एंड लेटर विच इज फॉलोड बाय वॉवेल एंड प्रिसीडेड बाय नंबर। इस तरह की चीजें आपको बताना है, प्रिसीडेड बाय नंबर। दैट मीन्स पहले आप वॉवेल को देख लो, वॉवेल कहाँ कहाँ पे है इसमें, क्योंकि वॉवेल इंपॉर्टेंट है एलिमेंट। तो वॉवेल देखा जाए तो वॉवेल एक ही जगह पे है, वॉवेल, और एलिमेंट में ये तो सिंबल है और उसके पहले नंबर है। दैट मीन्स दिस वन, ओनली वन दैट टाइप ऑफ पैटर्न फॉलोड दिस, सो योर आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो क्या है, क्लासिफिकेशन का लाइन है। ये एग्जाम में पढ़ के समझा नहीं जाता है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, ऑड में आउट। देखो 5% आर विजिबल है, हैज 6 सी है, दैट मीन्स एक प्लेस छोड़ के है। अगेन T4 एंड का है, ये कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स ये दोनों अगर इक्वल है और ये डिफरेंट है, रिमेनिंग 2 ऑलरेडी सेम हो जाएंगे। दैट मीन्स योर आंसर इज B करेक्ट, बिकॉज B जो है डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए
तो ये ब्लड रिलेशन से है, ब्लड रिलेशन बेस्ड है। इसमें जब भी क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ये फैमिली ट्री आपको ड्रॉ करना पड़ता है। इसमें आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। फैमिली ट्री में सीनियर पर्सन को टॉप पे रखना है, जूनियर को बॉटम में रखना है, खुद को बीच में रखना है, मेल फीमेल का सिंबल रखनी है, कपल्स को सर्कल में रखना है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, 8 मेंबर्स है जिसमें 2 मैरिड कपल्स हैं एंड 3 जनरेशन है। बस हो गया। एक्स इज ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, यू का ब्रदर इन लॉ एक्स है। इसका मतलब है यू का सिस्टर, उसका ये हस्बैंड, दैट मीन्स ये आपस में कपल हो जाएंगे, समझे। अब देखो एक्स का ब्रदर इन लॉ हो गया, इसका पेरेंट्स दोनों का सेम होगा। अब देखते हैं ये लाइन हमारा हो चुका है। अब पी इज ओनली सिस्टर ऑफ यू, यू का एक ही सिस्टर है, इकलौती सिस्टर, एक ही सिस्टर पी है। तो अब आपको पता है इसका डेटा पी हो चुका है, ये पी है। नेक्स्ट अब देखते हैं, एस इज सन इन लॉ पी, एस जो है बेटा सन इन लॉ है पी का, सन इन लॉ है पी का, सन इन लॉ मतलब दामाद है, एस जो है वो दामाद है पी का। तो हमने यहाँ पे सन इन लॉ लगा दिया, इसका यहाँ पे डॉटर होंगे जो फीमेल होंगे, यहाँ पे हमने लगा दिया है ये चीज़, और ये आपस में कपल्स है, ठीक है। एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड, अभी हमको पता नहीं है जेड के बारे में, समझे। अब देखते हैं, ए इज द सन ऑफ एस एंड ए हैज ओनली 1 सिस्टर। अब देखो ए जो है वो ए इज सन ऑफ एस, ए जो है सन है एस का, ठीक है ना। अब जो है ए हैज ओनली 1 सिस्टर, यहाँ पे एक ही सिस्टर है और जिसका जेंडर फीमेल है। अब देखते हैं आगे। अब देखो एस इज ब्रदर ऑफ जेड, एस जो है ब्रदर है जेड का, ये आपको पता चल चुका है, जेड का ब्रदर है। रिमेनिंग पर्सन यहाँ पे बी है, ये रिमेनिंग पर्सन मीन्स यहाँ पे बी आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड, यानी कि सिस्टर इन लॉ भाभी है, इसका ये भाई है, ये पोजीशन ये एफ आ चुका है, ये एफ होगा, और रिमेनिंग पर्सन जो है इस जगह पे बी हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम बन चुका है, इसमें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लेकर के चल सकते हो कि जेड इज मैरिड टू गर्ल्स नेम डब्ल्यू, अगर जेड जो है शादी कर लिया डब्ल्यू नाम के लड़की के साथ, और ये जेड हो गया जेंडर यहाँ पे दिया हुआ, अब ये कपल्स हो गए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देन हाउ इज जेड का रिलेशन बी के साथ क्या है, जेड रिलेटेड टू बी, जेड का रिलेशन क्वेश्चन में ऐसा है जेड रिलेटेड टू बी, तो बी यहाँ से इसको क्या कॉल करेगा, अंकल, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए, तो योर अंकल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये पूरे ट्री पे सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इस पे 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं, 2 to 3 मिनट्स आपको इसको ड्रॉ करने में टाइम देना पड़ेगा। तो हमने एक क्वेश्चन आपको बता दिया। अब इसमें से देखो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के साथ क्या रिलेशन है। एफ यहाँ पे पता है कि यहाँ पे एफ जो है फीमेल है, ये मदर होंगे बी का, तो यहाँ पे मदर एंड ये फीमेल है, यानी कि मदर के साथ यहाँ पे हो जाएगा डॉटर का। ये क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको उस डायग्राम से आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का है, सेंटेंस कोड का क्वेश्चन है, आप इसको भी एकदम आसानी से बना सकते हो। यानी ये जो पेपर है इसमें सबके सब क्वेश्चन बनने लायक हैं और बना सकते हैं, हर क्वेश्चन बनता है रीजनिंग में, बट कहीं पे क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट होता है, कहीं पे क्वेश्चन थोड़ा ईजी होता है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, किस तरह से इसको बनाना है। एग्जाम का है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो होते ही होता है, क्वेश्चन कोई ईजी होता है, कोई मॉडरेट होता है, कोई डिफिकल्ट होता है। इसमें से क्या करो, अगर आपके पास है टाइम तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन का मीनिंग हम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑन के साथ में ये अर्थ भी चिपका हुआ है, ये अर्थ भी लगा हुआ है, बाकी ऑन कहीं अर्थ कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तभी इस दोनों का कोड नहीं निकल पाएगा। अब देखो इसमें प्लेस है और कहीं पे बेटा प्लेस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। सैटेलाइट, सैटेलाइट का वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, सैटेलाइट सैटेलाइट है, बाकी और कुछ भी उसमें नहीं कॉमन है, तो इसमें सैटेलाइट का कोड कॉमन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे SAT लिख देता हूँ शॉर्ट में, और सैटेलाइट का कोड जो फर्स्ट और थर्ड में है, तो इसमें जो कॉमन होगा वही आंसर होगा, उसी का कोड होगा JKLSI। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और थर्ड में SI सैटेलाइट का हो गया। अब दूसरा, अब आप सैटेलाइट तो बना चुके हैं, अब बचता है प्लेस, इसको हम PLA लिख देते हैं। आपको पता है सैटेलाइट का SI हो चुका है। अब यहाँ पे 2 कॉमन वर्ड है, इसका दोनों का कोड इसमें कॉमन मिल सकता है, जो है ऑलरेडी जो भी है, और एक और यहाँ पे लिखा हुआ LA है, ये दोनों अर्थ का और किसी का भी कोड हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्लेस का कोड बच गया वो की आ चुका है। अब आते हैं इस पे, अब देखो प्लेस भी हमारा हो चुका है, प्लेस का भी कोड आपने निकाल लिया कि यहाँ पे की रिमेनिंग बचा हुआ मिल गया। अब देखो मून सर्कल, सर्कल का कोड हम यहाँ से शो करते हैं। देखो डिफरेंट डिफरेंट फिगर को भी हम यूज कर रहे हैं। सर्कल यानी फर्स्ट और थर्ड में कॉमन, सेकंड और थर्ड में कॉमन है, तो यहाँ पे सर्कल का कोड आप BP लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सर्कल लिख दिया, सर्कल यहाँ पे BP लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब देखो एक रिमेनिंग बच गया मून, और मून का कोड MI हो गया। बुक में आप जब भी आपको आंसर शीट मिलेगा इस तरह से लिख लेना ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखो ऑर्बिट थ्रू, थ्रू का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, THRO मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखा जाए, इसको मैंने ट्रायंगल से शो किया, इसको मैंने ट्रायंगल से शो कर दिया, तो इसमें से देखो DV जो है थ्रू का कोड है, तो यहाँ पे DV लिख दिया हूँ। अब एक रिमेनिंग यहाँ पे बच गया ORBIT, ऑर्बिट का कोड UT है। अब यहाँ पे ये भी हमारा बन चुका है। अब बनता है कि मून का भी हमारा कोड आ चुका है। अब है नेविगेशन और गोन। यहाँ पे देखो अब प्रॉब्लम क्या है, दो यहाँ पे है ऑन अर्थ, इसका कोड जो है आपके पास जो ला है, और लास्ट वाला जो है ये है नेविगेशन NAVIGONE, गोन, इसका कोड जो है ये है मून का तो हमने MI लिख लिया, ये JS और HM, ये आपका कंप्लीट कोड हो गया। और इस तरह से आप कोड को सेपरेट कर लेते हो, फिर इस पे 3-4 क्वेश्चन आसानी से बना लेते हो। तो 2 से 3 मिनट तो देना पड़ेगा। अब देखो सर्कल का कोड क्या है, सर्कल का कोड अभी आपने निकाला, सर्कल का कोड क्या है, BP है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो प्लेस मून स्कूल, स्कूल तो इसमें तो दिख नहीं रहा है, प्लेस और मून का कोड आप पीछे से लेकर के आ सकते हो। अब मुझे बता दो, मून का MI है और प्लेस का कोड की है, MI की के साथ वाला कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे देखो MI की है, MI की है, इस ये हो नहीं सकता, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये नया वर्ड है, दैट मीन्स इसका कोई भी कोड यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब जो है जो इसमें ऑलरेडी है, इसमें DV है और SI भी है, तो हमारा आंसर B हो चुका है। इस तरह से आप आंसर करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और 100% एक्यूरेसी के साथ आप आंसर करोगे। अब देखो एक क्वेश्चन क्या है, JS स्टैंड फॉर, JS का कोड हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इसको हम बताएंगे JS का कोड किसका है। तो देखो JS का कोड नेविगेशन भी हो सकता है या फिर गॉन भी हो सकता है। तो इस केस में आप JS का आंसर नेविगेशन और गॉन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। अगर सिंगल ऑप्शन होता तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होता। व्हाट इज कोड फॉर अर्थ, आपको पता है अर्थ का 2 कोड होगा और इसी में से कोई हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा बन चुका है। ऑर्बिट का कोड आपको शायद यहाँ पे हमने OT को टिक किया था, यही आंसर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि जब आप ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग पहले वर्ड से हुआ था, उसको धीरे धीरे डिजिट में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे कि आप डिजिट लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो 6 और 9 के बीच में कितने डिजिट हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है 6 और 8 के बीच में कितने लेटर है, सिमिलर यहाँ पे काउंट करना होता है। तो ये कैसे काउंट करोगे, इस तरह से देखो यहाँ पे 6, इसको बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, 6 के बाद 7 8, कोई भी डिजिट हो मैटर नहीं करता है, बट उतना ही नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, इस तरह से आपको काउंट करना है। जैसे 4 के बाद 5 है, तो देखो यहाँ पे 4 के बाद 5 एक भी लेटर नहीं, डिजिट नहीं है, तो उधर भी एक भी डिजिट नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो 2 के बाद 3 4, यहाँ पे 2 के बाद देखा जाए 3 4, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ और भी है तो भी चलेगा। इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। जैसे 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी आपको मिल रहा है। इस तरह से जब आप इसमें काउंट करते हो ढेर सारे आपको मिलने लगते हैं। जैसे देखो 6 7 8, इस तरह से जब आप काउंट करें तो यहाँ पे 5 मोर देन 5 होने के चांस होते हैं, इसको आप काउंट कर लेना। और ये क्वेश्चन कभी कभी टाइम टेकन भी होता है, तो जितना ज़्यादा डिजिट होगा, जितना ज़्यादा लेटर होगा, उतना ज़्यादा टाइम जाता है। बट ये क्वेश्चन में हमेशा आंसर सही करने की कोशिश करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ चुका है 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये जो है ऑर्डरिंग पे क्वेश्चन है, अरेंजमेंट पे क्वेश्चन है। इसको अगर आप बनाते हो तो देखो ये यहाँ पे है हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कलर्स, R इज मोर देन D एंड M, R जो है D और M से ज्यादा है। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, M और D दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलो हमने इसको लिख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। S इज मोर देन P, S इज मोर देन P, P जो है डज नॉट फ्यूअर देन R, P जो है R से कम भी नहीं है, तो P ज्यादा ही है, तो हम राइट साइड में ज्यादा को लिख रहे हैं। अब देखो और S जो है वो P से ज्यादा है, ये भी हो गया। अब देखो S डज नॉट हाईएस्ट, इसका मतलब अगर S हाईएस्ट नहीं है तो हाईएस्ट कोई एक और आ सकता है जो है Y, तो आपका ये दोनों पॉसिबिलिटी सही है। अब आप इस पे क्वेश्चन बना सकते हो, हु इज द हाईएस्ट कलर, हाईएस्ट कलर का पोजीशन फिक्स है, वो Y है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि अगर M डज नॉट हैव अ लीस्ट नंबर कलर, अगर बोला जाता है कि M जो है सबसे कम वाला नहीं है, इसका मतलब यही कंडीशन जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तब क्या पूछा गया है कि बताओ देन सबसे लिस्ट कौन सा होगा, तो आंसर D हो जाएगा। इसके हिसाब से आप सारे के सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। हाउ मेनी पर्सन मोर देन द D में तो M और D का तो प्लेस फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या कर लोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो है ये क्वेश्चन देखो, इसमें टोटल 7 पर्सन है। ये सेमिनार को अटेंड करता है, बट वो मंडे टू फ्राइडे है जो आपकी बुक सामने दिया हुआ है, लेकिन इसको अरेंज करना है तो ये सेम इस तरह से जो दिया हुआ है, नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ये लाइन ऑफ फिक्स हो चुका है। आपको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। 3 पर्सन बिटवीन V एंड R, नाइदर V नॉर R, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब आप यहाँ पे देखो
इसमें क्या है कि V और R के बीच में 3 लोग हैं। अब ये फर्स्ट और लास्ट में नहीं बैठता है, तो यहाँ पे देखो यही तो हो सकता है, R या फिर V या फिर V या फिर R। क्लियर? दो कंडीशन से दोनों हमने ले लिए। अब जो है नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड बिफोर P, जितना P से पहले होता है उतना ही S के बाद में होता है। ये पूरा का पूरा लिख दिया है कि जितना पर्सन बिफोर P है उतना ही आफ्टर S है, सेमिनार को अटेंड करता है। ठीक है, अभी हमारे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। P अटेंड आफ्टर R, यानी R के बाद P आता है, बट इमीडिएटली बिफोर T। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि ये कहाँ पे प्लेस हो सकता है, इसके नीचे तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये ऊपर ही होगा, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा। इसका सेकंड वाला ये वाला लाइन फिर से पढ़ लो, तो P से पहले 2 लोग हैं, यानी S से पहले 2 लोग हो जाएगा। अब Q डिड नॉट अटेंड सेमिनार आफ्टर U, Q जो है वो U के बाद नहीं करता है। Q डिड नॉट अटेंड आफ्टर U, दैट मीन्स Q जो है U से पहले अटेंड करेगा। ये आपका कंडीशन कोई काम का नहीं हो पाया था, ये पहले ही कट गया था। तो आपका आंसर इसमें से अब चालू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू है। इस केस में अब आपको मैच करना है। यू अटेंड मंडे, नो। ओनली 2 पर्सन बिटवीन अटेंड बिफोर P, यस ओनली 2 पर्सन बिफोर P। अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा आंसर हो चुका है। इसी पे अब हमारे 4-5 क्वेश्चंस होंगे जिसको आप फटाफट बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको अब आप लोग बना लेना, इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है, इसमें देखो 4-5-6 क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं, ये भी अरेंजमेंट है। इसमें क्या है कि आपको डिफरेंट बॉक्सेस है, उसके ऊपर एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स है। इसको ऑर्डरिंग का क्वेश्चन बोलते हैं, रैंकिंग का नहीं, सब ऑर्डरिंग का क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ये स्टैक का मीनिंग क्या होता है, ये स्टैक इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन क्या है, ABCDE PQRS। इसमें देखो एक अरेंजमेंट है, ABCD 4 PQRS 4, ठीक है ना। तो जब भी आप कभी कोई मिसिंग रहता है फटाक से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, सारे इंफॉर्मेशन को फटाफट टॉप टू बॉटम है। S कीप्ड बिलो C, S जो है वो S कीप्ड बिलो C, इसका मतलब कि S जो है वो C के नीचे रहता है। बट यहाँ पे लिखा है नॉट इमीडिएटली, तुरंत का तुरंत नहीं रहता, यहाँ पे गैप है, ठीक है। 3 बॉक्स कीप बिटवीन B एंड R, और आगे क्या है, विच R इज द बिलो, यानी कि B और R के बीच में 3 बॉक्स है। ये भी आपका कंडीशन उसी में दिया हुआ है। P कीप 3 प्लेस अबव Q, Q से 3 प्लेस पहला दूसरा, यहाँ पे P आ जाता है, वो भी हमने लिख लिया। अब देखते हैं Q विच इज इमीडिएटली अबव D, Q जो है D के जस्ट ऊपर रहता है। अब देखो यहाँ तक S बॉक्स कीप अबव B, S जब भी रह रहा है तो B से ऊपर रह रहा है, S जब भी रहेगा तो वो B से ऊपर ही रहेगा, B से नीचे नहीं रह सकता। D इज नॉट बिलो A, D जो है D इज नॉट बिलो A, यानी D जो है A से ऊपर रहेगा। ये हमारा सारा इंफॉर्मेशन है। P इज कीप सेकंड फ्रॉम द टॉप। अच्छा, तो देखो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ 8 है। हमने सारा इंफॉर्मेशन को लिख लिया है। अब यहाँ पे देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8। P जो है, अब देखो P इज कीप्ड सेकंड फ्रॉम द टॉप, यहाँ पे बेटा P आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं P और Q के बीच में 2 पर्सन है, जिसको इसको मुझे यहाँ पे लिखने ये बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर Q आ जाएगा। Q के जस्ट नीचे D रहता है। अब देखो D जो है A के नीचे रहता है, D से नीचे A रहेगा। A का 2 पॉसिबिलिटी है। अगर आप देखते हो तो मैं थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर D है, यहाँ पर A है। अब देखो अब क्या हो रहा है कि अब जो है B और R के बीच में 3 लोग हैं। अब कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, अब वो देखना है। तो देखो B और R इसी में जगह पे पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे R होगा, हो सकता है यहाँ पे R होगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे B आ जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे B आ जाएगा। अब देखो ये क्या कहता है कि C से नीचे S रहता है, C से नीचे S रहता है, लेकिन B से ऊपर जो है कि S रहता है। अब देखो अब इस केस में देखते हो तो B से ऊपर S रह सकता है और C से नीचे S रहता है। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं B से ऊपर S को रखेंगे तो C नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे C को रखते हो S नीचे रखते हो तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। सो ये हमारा गलत है, बाकी हमारा सही आ चुका है। अब फटाफट क्वेश्चन हम इस पे कर सकते हैं। अब देखो विच बॉक्स कीप 5 बॉक्स बिलो, 5 बॉक्स नीचे बताओ द बॉक्स थर्ड फ्रॉम द टॉप। तीसरा टॉप से ऐसा, इसका 5 बॉक्स नीचे, 1 2 3 4 5, कौन सा होगा, तो आर आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आपका कंप्लीट अरेंजमेंट है। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एग्जाम में घाई करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले इन्फॉर्मेशन को एक साथ करो, फटाक से अरेंज कर लो। ओके, तो इसमें हम यही बताएंगे जो इन्फॉर्मेशन तो एक ही बार लिख लो ताकि बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये भी एक टेक्निक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस तरह के आप सारे के सारे क्वेश्चन को बना लोगे, इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। जब एक बार करेक्ट हो जाता है, आपका अरेंजमेंट सही हो जाता है, तो आंसर जल्दी से आप कर लेते हो। क्योंकि मैं क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि टाइम कम है, तो हम हर किसी को आगे पीछे जाकर के सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो आपका काम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो है आपका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये पैरेलल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सामने दिख रहा है। इसमें 2 रो है, रो 1 एंड रो 2 है। अब देखो रो 1 जो है यहाँ पे कह रहा है PQRST रो 2 फेसिंग नॉर्थ। इसका मतलब है नीचे PQRST ये रो 2 है और ये सबका फेसिंग जो है नॉर्थ के साइड है। अब ऑटोमेटिक रो 1 जो होगा वो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ABCDE हो जाएगा और ये सबका फेसिंग किधर हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब नॉर्थ और साउथ में ये साइड राइट होता है, ये साइड लेफ्ट होता है, और इसका उल्टा ये राइट होगा तो ये लेफ्ट होगा, क्योंकि इसका सबका फेसिंग किधर है, साउथ है। समझे? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कंडीशन को पढ़ो फटाफट कि ये सब हमारा हो चुका है। अब देखो ई मिडिल ऑफ द रो, ई यानी मिडिल मतलब कि इसका ई का ये वाला लाइन यहाँ पे मिडिल हो चुका है, इधर लेफ्ट सॉरी इधर राइट और उधर लेफ्ट। अब देखो ई इज इमीडिएट लेफ्ट द पर्सन हु सिट अपोजिट ऑफ एस, यानी कि इस एस का जो फेस करता है उसके ये लेफ्ट में होता है, ये लेफ्ट में हो गया, एस को ये फेस करो उसके लेफ्ट में हो गया। अब देखो आर सिट एंड ऑफ द रो अपने को पता नहीं है, एंड अपोजिट टू द बी हमको पता है, आर जो है बी के अपोजिट में रहता है। इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया ताकि मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ये तो क्वेश्चन आसान है, सी जो है वो लेफ्ट में होता है, अपने यहाँ पे लिख लिया, ये भी हमारा काम हो चुका है। एस इज एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड क्यू, एस जो है पी और क्यू के बीच में है, बट अभी नहीं पता है कहाँ पे होगा, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते कुछ ना कुछ मेंशन होगा। यस ये मेंशन है, क्यू इज सिट राइट ऑफ एस, क्यू इज सिट राइट ऑफ एस, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पी आ गया क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आपको पता है कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक आर एंड में रहता है, इसके अपोजिट में बी होता है। अब डी देखो एंड ऑफ द रो है, अगर डी बेटा यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे एक बचा हुआ आदमी ए आ जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ आदमी पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट अरेंजमेंट होता है, जहाँ पे कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रो 2 के मिडिल में क्या है, अगर आप कंफ्यूज हो रो 2 के कौन सा मिडिल है, तो दोनों का मिडिल देखो, एक में पी है एक में ई है, ई तो इसमें विजिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो उम्मीद है इस तरह से आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, और ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। थम्स अप और लाइक इवन सब्सक्राइब भी जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन वन हु सिट अ पी बिसाइड्स द राइट ऑफ रो 2, तो ये क्वेश्चन को आप उधर से जाकर के देख करके आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी क्वेश्चन क्या था, हु सिट अपोजिट वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट बी बिसाइड वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व करा देते हैं। देखो यहाँ पे देखो डी का पड़ोसी जो भी है उसके लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट जो है उसका अपोजिट कौन है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम चलते हैं, डी का लेफ्ट यही होगा, इसका सेकेंड का पड़ोसी बेटा कौन है, टी है, ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि उस तरह से आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। इसका आंसर टी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सब उसी पे है कि यहाँ पे पूछा गया सबसे एंड में कौन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंड में कौन कौन होगा। तो यहाँ पे देख लेना, एक में शायद मुझे अब याद नहीं है कौन कौन है, शायद एक में बी होगा पी होगा, क्या है देख लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेम उसी पे है 32। अब आते हैं 33, 34, 35 तीन क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन सिलॉग्स का है, सिलोगिज्म के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है सिलॉग्स में बिना डायग्राम बनाए भी क्वेश्चन किया जा सकता है, अगर आपको हमने जो पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट को याद रखते हो तो। इसमें देखो ओनली अ फ्यू का मतलब सम होता है। अब देखो सम ए बी, इसका डायग्राम तो ऐसा ही होगा, और इसका डायग्राम फटाक से अगर बनाओगे तो ये ऐसा ही होगा। अब इस पे ही क्वेश्चन है सम ए आर नॉट बी, यस सम ए आर नॉट बी इन बोथ केस दैट इज करेक्ट। अब देखो सम ए सी, तब देखो नो बी सी, इसका मतलब जो है ए का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ये भी क्वेश्चन लगभग वहां पे लग रहा है मुझे सेम ही है। इसका मतलब सम होता है सम पी सी और सम पी सी, इसका ये दोनों पॉसिबिलिटी होता है सिंगल स्टेटमेंट का। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सम पी आर नॉट सी, बोथ केस में ये करेक्ट है। अब देखो ऑल है तो सम बैट, यहाँ पे देखो ऑल बैट पी, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी बी हो सकता है, यहाँ पे भी बी हो सकता है, दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है ये। तब यहाँ पे क्या बोल सकते, सम बैट सी, कैसे आप बोल सकते हो, ऐसे भी ये बन सकता है। तो ये 100% ट्रू नहीं है, तो इसका भी आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। सम कार ट्रेन, अब देखो सम ट्रेन बाइक, ये ऐसा डायग्राम है। इसका और भी सारे डायग्राम बन सकते हैं, ये भी बन सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑल ट्रेन जब सम है तो ऑल तो ट्रू हो ही नहीं सकता है। सम बाइक कार का रिलेशन इनविजिबल है, तो दोनों में सही होना चाहिए क्योंकि रियल क्वेश्चन है। रियल क्वेश्चन जब भी होता है तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर नाइदर नॉर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 था, अभी का आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद कुछ नहीं है, आपको
लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला सीन है कि आप जरूर लाइक शेयर करना, मुझे भी लगे कि नहीं आपके लिए ये सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद है कि आप सब लोग का SBI का एग्जाम अच्छा गया होगा और हम हो सकता है आज शाम के लेक्चर में SBI के पेपर एनालिसिस का वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।